ये आकाशवाणी है। स्वाधीनता की अमर गाथा प्रस्तुत है। देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारा ये विशेष धारावाहिक स्वाधीनता की अमर गाथा। लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक वीरेन मुंशी। आज सुनते हैं 19वीं कड़ी। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते, मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी। छाती पर लिख गए वही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी, अमर कहानी। सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी की प्रतीक्षा में फांसी घर में बंद थे। देश में उनकी फांसी के संबंध में बड़ी हलचल थी। सरकारी जज ने कहा था कि इन्हें फांसी दी जाए और सारा देश कह रहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद। कांग्रेस के साथ दूसरे सभी लोग चाहते थे कि इस समय जो सद्भाव दिखाई दे रहा है उसका फायदा उठाकर उनकी सजा बदलवा दी जाए। लेकिन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन इस बारे में कुछ करने का इच्छुक न था। उसने गांधी जी से सिर्फ इतना कहा था, मैं पंजाब सरकार को इस बारे में लिखूंगा। इसके अलावा कोई वादा नहीं किया था। मार्च 1931 शाम 7 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी घर की कोठरी से बाहर निकाला गया तो तीनों खूब हंस-हंस कर गले मिले। दिल से निकलेगी ना मेरे वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जेल का सारा वातावरण गमगीन हो उठा था, लेकिन तीनों वीर पुरुष हंसते गाते फांसी के तख्ते पर पहुंच गए। तीनों ने फिर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। उस वक्त शाम के ठीक 7 बजे थे। यूं तो कायदा सवेरे फांसी देने का था, लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस नियम को तोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को इस घटना का पता लगे। तीनों शहीदों की लाशें उनके रिश्तेदारों को नहीं दी गईं। उन लाशों को रातों रात जेल के पिछवाड़े बने दरवाजे से चुपचाप ट्रक पर रखकर सतलुज के किनारे ले जाया गया और मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया। उनके फूल अनाथों की तरह सतलुज में बहा दिए गए। सारा देश आंखों की पंखुड़ियां बिछाकर जिनका स्वागत करने को तैयार था, जिनका जिंदाबाद बोलते बोलते मुल्क का गला बैठ गया था, ऐसे पुरुष सिंहों की साम्राज्यवाद ने इस बेरहमी से हत्या कर डाली। मार्च 1931 सारे देश में जब इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी देने का समाचार फैला तो लोग गुस्से से भर गए। हर तरफ तूफान सा उठ खड़ा हुआ। जगह जगह प्रदर्शनकारियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। कई लोग मारे गए, हजारों लोग घायल और गिरफ्तार हुए। भगत सिंह और उनके साथियों की मौत पर
जवाहरलाल नेहरू ने अपने बयान में कहा, मैं भगत सिंह तथा उनके साथियों के अंतिम दिनों में मौन धारण किए रहा, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं मेरे किसी शब्द से फांसी की सजा रद्द होने की संभावना जाती न रहे। मैं चुप रहा, गो की इच्छा होती थी कि मैं उबल पड़ूं। हम सब मिलकर उन्हें बचा न सके, गो कि वो हमारे लिए बहुत प्यारे थे। उनका महान त्याग तथा साहस भारत के नौजवानों के लिए एक प्रेरणा की चीज थी और है। हमारी इस असहायता पर देश में दुख प्रकट किया जाएगा, किंतु साथ ही हमारे देश को इन स्वर्गीय आत्माओं पर गर्व है, और जब इंग्लैंड हमसे समझौते की बात करे तो हम भगत सिंह की लाश को भूल न जाएं। सिद्धेश्वर भाई, ये गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जब गए तब तो बड़ी आशाएं बंधी थी। हाँ, तब तो यही लगता था कि ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिस तरह गांधी जी पर दबाव डाल रही है, उसका अर्थ यही है कि स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। पर हुआ कुछ नहीं। गांधी जी तो यही कहकर शांत हो गए कि ठीक है, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। विश्वनाथ भाई, उन्होंने ठीक ही किया, क्योंकि अब ये साफ पता लग गया है कि इसके पीछे ब्रिटिश सरकार का खेल क्या था। यानी यही कि सरकार ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के नाम पर दिखावा तो ये किया कि वो कुछ देना चाहती है, पर चाल ये थी कि हिंदुस्तान के लोगों को सांप्रदायिक और सामाजिक मतभेदों की भूल भलैया में फंसा दो, जिससे उन्हें कुछ हासिल ना हो। सरकार ने अल्पसंख्यकों और अछूतों की दीवार खड़ी करके समाज को बांटना चाहा था, लेकिन गांधी जी उसकी इस चाल को समझ गए और उन्होंने इसका विरोध किया। मतलब ये सिद्धेश्वर भैया कि ब्रिटिश सरकार ने जब देखा कि उसकी तो दाल नहीं गल रही तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी और ये कह दिया कि अब दोबारा ये सम्मेलन फिर कभी बुलाएंगे, तभी ठोस निर्णय लेंगे। यही तो हुआ है। निर्णय तो उन्हें लेना ही नहीं है, तभी तो देखो सरकार का दमन चक्र जारी है। किसान आंदोलन का दमन किया गया, नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, शेरवानी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। सिद्धेश्वर भाई, अब जो ये नया वायसराय लॉर्ड इरविन की जगह आया है ना, क्या नाम है उसका, हाँ, लॉर्ड विलिंगटन, हाँ। ये एकदम अलग तरह का है। इसने तो गांधी जी से मिलने तक से इनकार कर दिया। उसने गांधी इरविन समझौते को भी अलमारी में बंद करके रख दिया और दमन चक्र तेज कर दिया। उसका इरादा साफ दिखाई दे रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन को कुचल कर रख दो। ये तो साफ पता लग रहा है। अगर उसका रुख समझौतावादी होता तो गांधी जी और दूसरे नेताओं को जेल में क्यों बंद करवाता? सुना है अब कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित करके सारे कांग्रेसियों को जेल में बंद करने वाला है। मतलब ये कि लॉर्ड विलिंगटन ये चाहता है कि गोली, लाठी, फांसी और जेल की सजा सब कुछ इस्तेमाल करो और गुलाम भारतीयों को बता दो कि उनकी हैसियत क्या है। यही होने वाला है, तभी तो वो बातचीत करने या कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे ना हो तैयार, लेकिन भारतीयों में राष्ट्रीयता और आजादी पाने की जो ज्वाला इस वक्त भड़क रही है वो ब्रिटिश साम्राज्य को जलाकर राख कर देगी। सिद्धेश्वर भाई, ये आग अब न दबने वाली है और न बुझने वाली है। मुझे लगता है हमारे नेता भी खामोश नहीं बैठेंगे। अब तो उनके निर्देशों का ही इंतजार है। ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र चलाने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली थी। एक साथ कई ऑर्डिनेंस जारी कर दिए थे जिससे पूरे देश में चल रही स्वतंत्रता गतिविधियों पर अंकुश लग जाए। उस समय के राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि लॉर्ड इरविन की तुलना में लॉर्ड विलिंगटन ज्यादा सख्त और निर्दयी व्यक्ति था। सिद्धेश्वर भाई, 4 जनवरी 1932 को गांधी जी और सरदार पटेल को गिरफ्तार करके यरवदा जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस बंगाल जा रहे थे तो उन्हें भी रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ विश्वनाथ जी, क्रांतिकारी दल ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। बंगाल में क्रांतिकारियों का बहुत जोर है। वहां क्रांतिकारी आंदोलन शहरों की सीमाएं पार करके गांव के नौजवानों तक फैल गया है। ब्रिटिश सरकार उन्हें दबाने के लिए बुरे से बुरा व्यवहार कर रही है। झांसी, मेरठ, बिहार, मुंबई और उत्तर प्रदेश के तमाम दूसरे शहरों में क्रांतिकारी आंदोलन फैल चुका है। और हाँ, देश के बिगड़ते हालात देखकर गांधी जी ने लॉर्ड वेलिंगटन को दूसरा तार भेजकर मुलाकात का समय मांगा, लेकिन साफ इनकार कर दिया उन्होंने। बंगाल सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई आदि में दमन के लिए जो ऑर्डिनेंस जारी किए गए उन पर भी कोई बात नहीं हो सकती।
दरअसल इन कानूनों के जरिए पुलिस किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती और उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो सकती। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया है। सारे देश में कांग्रेस के दफ्तरों पर अंग्रेज पुलिस ने छापा मारकर वहां सरकारी ताले डाल दिए हैं। हाँ, वहां के कागज, फाइलें, सामान, रुपया आदि सब जब्त कर लिया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता, उनके संबंधी और शुभचिंतक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है सिद्धेश्वर भाई कि लोगों के दिल से शारीरिक यातना तो क्या, मृत्यु तक का डर निकल चुका है। देश भर की जेलें भरी जा चुकी हैं। 80,000 से भी अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सन 1932 में कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, लेकिन अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को गिरफ्तार कर लिया गया था। सन 1933 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता के चौरंगी और धर्मतल्ला चौराहे पर हुआ। मदन मोहन मालवीय को इसकी अध्यक्षता करनी थी, पर उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, अधिवेशन में जो 2200 प्रतिनिधि देश के तमाम हिस्सों से आ रहे थे, उन्हें रेलों और बसों से जबरदस्ती उतार कर गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार के दमन चक्र के बावजूद लगभग आधे प्रतिनिधि किसी तरह कलकत्ता पहुंच गए। श्रीमती सेनगुप्ता के सभापतित्व में अधिवेशन शुरू हो गया। ठीक इसी समय पुलिस ने प्रतिनिधियों पर आक्रमण कर दिया और भीषण लाठीचार्ज हुआ। भाइयों, अपनी जगह पे कोई नहीं उठेगा। अधिवेशन की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिवेशन होके रहेगा, होके रहेगा, अधिवेशन होके रहेगा। लाठियों की मार सहते हुए कांग्रेस के शांत प्रतिनिधि तब तक बैठे रहे जब तक सारे प्रस्ताव पास नहीं हो गए। पुलिस ने तमाम प्रतिनिधियों और श्रीमती सेनगुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि कांग्रेस का ये चौराहा अधिवेशन गिरफ्तारियों के लिए सदा याद किया जाएगा। आठ मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि और प्रायश्चित करने के लिए जेल में 21 दिन का उपवास शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें यह कहकर जेल से छोड़ दिया कि उनका उपवास अस्पृश्यता निवारण के लिए है। जेल से छूटकर गांधी जी ने एक वक्तव्य जारी करके कहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। गांधी जी के इस निर्णय पर क्रांति दल के नेता और कांग्रेसी नेता दोनों ही गांधी जी से नाराज हुए। विट्ठल भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस ने इसके विरोध में एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का जो ताजा कदम उठाया है, उससे हमारी ये राय बनती है कि राजनेता के रूप में गांधी जी असफल हो चुके हैं। अब समय आ गया है जब एक नवीन सिद्धांत और नवीन पद्धति के आधार पर कांग्रेस का आमूल पुनर्गठन हो, और इसके लिए एक नवीन नेतृत्व का होना आवश्यक है। हालांकि गांधी जी ने सामूहिक सत्याग्रह चलाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया था, तथापि उन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन चलाने की अनुमति दे दी थी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1 अगस्त 1933 से वो शुरू करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही 31 जुलाई को फिर से गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार उन्हें जेल में अस्पृश्यता कार्यक्रम चलाने की भी अनुमति नहीं दी गई। विश्वनाथ भाई, हाँ भाई, अब तो साफ दिखाई देता है कि मौजूदा ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के कार्यक्रमों का प्रभाव एकदम खत्म करने पर आमादा है। सरकार की नीयत तो यही लगती है। नेता लोग जेल में बंद हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला दे दिया तो वो यूरोप में है।
गांधी जी को 4 अगस्त को छोड़ तो दिया गया, पर यह भी हुक्म दिया गया कि वो यरबदा ग्राम छोड़कर पुणे में जाकर रहें। पर गांधी जी ने यह हुक्म नहीं माना। फिर उन्हें 1 साल की सजा सुना दी और जेल में बंद कर दिया। सरकार हमारे नेताओं को हर तरह से सताना चाहती है। अब तुम ही बताओ विश्वनाथ, गांधी जी ने अगर जेल में रहते हुए अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन चलाने की मांग की तो क्या बुरा किया? हाँ? कोई बुरा नहीं किया। अरे इसमें सरकार का क्या नुकसान होने वाला है? पर नहीं, सरकार ने गांधी जी की बात तक नहीं मानी। तभी तो गांधी जी ने अपनी मांग मनवाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी तो सरकार ने जल्दी से उन्हें रिहा कर दिया। दरअसल सरकार डरती है कि कहीं गांधी जी को उसकी वजह से कुछ हो गया ना, तो सरकार सारी दुनिया में अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ही बात लो, उन्हें सजा तो मिली 15 महीने जेल की, पर उनको दमा की तकलीफ हो गई तो डॉक्टरों के कहने पर उन्हें तुरंत छोड़ना पड़ा। यूं समझो कि सरकार इस वक्त काफी बौखलाई हुई है। 15 जनवरी 1934 बिहार में भयानक भूकंप आया। भूकंप के झटके कानपुर, इलाहाबाद और बनारस तक महसूस किए गए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और दरभंगा जिलों में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने 10 दिन तक भूकंप पीड़ित क्षेत्र का दौरा किया और उसका हाल इन शब्दों में बताया। 10 दिन तक मैंने अकेले ही उन ध्वस्त और नष्ट भ्रष्ट इलाकों का दौरा किया। सुबह 5 बजे से आधी रात तक मैं चलता रहा। कभी दरारों वाली टूटी फूटी सड़कों से जाना पड़ता तो कभी उन नदियों को पार करना पड़ता जिनके पुल गिरे पड़े थे और जमीन पानी में डूब चुकी थी। हमने अनेक हृदय विदारक दृश्य देखे। दौरा करते करते हम लोग बड़े पैमाने पर खंडहर और विध्वंस देखने के आदी हो चुके थे, किंतु मुंगेर जैसे धन संपन्न नगर की विनाशपूर्ण हालत को देखा तो उसकी भयंकरता से हमारा सर चकराने लगा और हमें कंपकपी सी आने लगी। मैं उस महाभयंकर दृश्य को कभी नहीं भूल सकता। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अथक परिश्रम करके भूकंप पीड़ितों को राहत देने का कार्य किया। रात दिन एक करके उन्होंने सभी इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई। बिहार भूकंप के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्य की सभी ओर से सराहना हुई थी। अठारह और 19 मई 1934 को पटना में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह भी स्थगित कर दिया। इससे बहुत से कांग्रेस जन में असंतोष की भावना जागी। उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस तरह गांधी जी का नेतृत्व देश को स्वतंत्रता के मार्ग पर ले जाने में असमर्थ है। तब कांग्रेस में ही एक समाजवादी दल का जन्म हुआ। इसके अध्यक्ष बने आचार्य नरेंद्र देव। दल का नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट दल। विश्वनाथ भाई। हाँ भाई। गांधी जी से कांग्रेस जनों का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन बिना शर्त वापस ले लिया है, बल्कि इसलिए भी है कि सत्याग्रह बंद होते ही सरकार ने कुछ राजनीतिक कैदी तो छोड़ दिए, लेकिन क्रांतिकारी कैदी नहीं छूटे। कुछ सत्याग्रही कैदियों को भी इसलिए बंद रखा गया है कि वो पूरी सजा काटें। मतलब ये कि बहुत से क्रांतिकारी और सत्याग्रही अभी जेलों में ही बंद रहेंगे। हाँ, इसमें क्या शक है। इन्हीं सब बातों से असंतुष्ट होकर तो कांग्रेस सोशलिस्ट दल की स्थापना हो गई है। इसमें समाजवादी विचारधारा वाले लोग शामिल हो गए हैं। हाँ, मैंने पढ़ा है कि जयप्रकाश नारायण भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं, क्योंकि वो भी इसी विचारधारा के हैं। भैया, यूं तो समाजवादी विचारधारा के जवाहरलाल नेहरू भी हैं, क्योंकि वो रूस वगैरह घूम कर आए हैं। बल्कि नेहरू और जयप्रकाश की विचारधारा एक सी भी है। लेकिन ये नई विचारधारा लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू भी ये सोचने लगे हैं कि साम्राज्यवादी ताकतों से निपटने के लिए जरूरी है कि मजदूरों और किसानों को भी आंदोलन में शामिल किया जाए। ठीक।
अगर उनके संगठन भी कांग्रेस से जुड़ जाएं तो स्वतंत्रता आंदोलन को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। तभी तो जवाहरलाल जी कहते हैं कि समाजवाद न सिर्फ आर्थिक सिद्धांत है बल्कि इससे बढ़कर जीवन का एक दर्शन है, और उस रूप में मैं भी उसकी तरफ आकृष्ट हूं। भाई बात तो ठीक है, पर अब तो लॉर्ड वेलिंगटन चला गया है और लॉर्ड लिनलिथ को वायसराय बनकर आया है। देखो अब ये क्या करता है। लॉर्ड लिनलिथगो के आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक बिल तैयार करके भारत भेजा, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। इस बिल में ब्रिटिश भारत को 11 प्रांतों में बांटा था। इस तरह ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वराज्य की मांग तो नहीं स्वीकार की, पर शासन व्यवस्था में भारतीयों को भागीदारी का मौका दिया गया। किंतु इस एक्ट का सबसे आपत्तिजनक अंश सांप्रदायिक बंटवारा था। इस एक्ट के कारण मुस्लिम लीग को बढ़ावा मिला, जिसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। अंग्रेज चाहते थे कि इस तरह फूट डालने से ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन अनेक राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता कांग्रेस के साथ थे और वे देश में एकता बनाए रखना चाहते थे। इनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रमुख भूमिका थी। मौलाना आजाद जहां गांधी जी के अनुयायी थे, वहीं उनकी राष्ट्रीयता खरे सोने की तरह थी। यही कारण था कि मुस्लिम लीग के लाख प्रलोभनों के बावजूद वो अपने राष्ट्रीय विचारों को छोड़ नहीं सके। फरवरी 1937 में इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव हुए। कांग्रेस को इसमें काफी सफलता मिली और उसने शुरू में 6 प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाए। इस समय सुभाष चंद्र बोस भी विदेश से वापस भारत आ गए थे। चुनावों के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद बढ़ गए, क्योंकि लीग कांग्रेस के मुकाबले सफलता न पाने के बावजूद अपना प्रतिनिधित्व अधिक चाहती थी। मुस्लिम लीग के अक्टूबर 1937 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस पर मुसलमान विरोधी होने का आरोप लगाया। उनके इस आरोप ने सांप्रदायिकता को भड़काया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना को नेता बनाकर मुस्लिम राष्ट्रीयता का नारा देकर देश के मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की। नेहरू जी ने जिन्ना से सांप्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए पत्र व्यवहार भी किया। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने भी जिन्ना को समझाना चाहा, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हुईं। इतिहासकार लिखते हैं, इस समय तक जिन्ना पर पाकिस्तान का विचार हावी हो चुका था। जिन्ना ने हर तरह से कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी सिद्ध करने की कोशिश की। इस तरह वो मुसलमानों के नेतृत्व को पूरी तरह अपने हाथों में लेना चाहते थे। इस समय तक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी तेजी से बदल रही थी। दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। जापान ने चीन पर हमला कर दिया था। उधर अबिसीनिया और स्पेन में युद्ध जारी हो चुका था। भारतीयों की सहानुभूति प्रगतिशील शक्तियों के साथ थी, इसलिए कलकत्ता में कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में जापानी हमले की निंदा की गई। 19 फरवरी 1938 को बारदोली के निकट हरिपुरा ग्राम में सुभाष चंद्र बोस के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। सुभाष चंद्र बोस अब तक एक स्वतंत्र और साहसी नेता के रूप में उभर कर आ चुके थे। उनका चुनाव अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध हुआ था। नवयुवकों, मजदूरों और किसानों ने उन्हें अपना नेता मान लिया था। यही कारण था कि कांग्रेस की सदस्यता में भी 9 गुनी वृद्धि हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा कांग्रेस में पारित प्रस्ताव में कहा, संविधान का निर्माण एक ऐसी संविधान सभा द्वारा होना चाहिए जो स्वाधीनता पर आधारित हो। ऐसे संविधान की रचना जनता स्वयं करेगी। कांग्रेस ने फिलहाल प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल बनाने की अनुमति इसलिए दी है कि इससे देश
स्वतंत्रता संग्राम चलाने में मजबूत बन सके। हरिपुरा कांग्रेस से सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ी और उसका असर सारे देश पर पड़ा। देशवासियों ने सुभाष को हृदय से अपना नेता मान लिया था। सन 1939 में त्रिपुरी में कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्णय न हो सका। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ। सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। फिर भी सुभाष चंद्र बोस को 1575 मत मिले और सीतारामैया को 1376 मत मिले। सीतारामैया की हार पर गांधी जी ने कहा कि ये पट्टाभी की नहीं, मेरी हार है। त्रिपुरी अधिवेशन के दिन सुभाष चंद्र बोस को तेज बुखार था। उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था और तब अधिवेशन की कार्रवाई चली। किंतु अधिवेशन में सुभाष समर्थक दल और गांधी समर्थक दल खुलकर सामने आ गए थे। सुभाष बोस जिंदाबाद, सुभाष बोस की जय के नारे लगे। इससे गांधी समर्थक दल को बड़ी निराशा हुई। इतिहासकार की ये टिप्पणी गौर करने लायक है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पर उस वक्त गांधी जी अपना प्रभाव इस तरह रखना चाहते थे कि जो बात वो कहें वही हो। पार्टी के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व कम था, व्यक्ति का अधिक। वरना पट्टाभी की हार को अपनी हार कहकर सुभाष की अप्रत्यक्ष रूप से भर्त्सना करने का क्या अर्थ था। त्रिपुरी कांग्रेस के बाद तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता वाली कांग्रेस के लिए यहां तक कह दिया, कांग्रेस अब भ्रष्ट संगठन हो गया है। अब मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि कांग्रेस के लोग उन सिद्धांतों और नीतियों को नहीं मानते जिनका मैं समर्थन करता हूं। इन बयानों से साफ है कि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस के हाथों में जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जिस तरह से लोकप्रिय हो रहे थे, उससे बड़े नेताओं को अपने अस्तित्व और भविष्य की चिंता होने लगी थी। आखिर सुभाष चंद्र बोस को कमजोर बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू सहित कार्यकारिणी के 15 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने मतभेद दूर करने के लिए और स्थिति स्पष्ट करने के इरादे से गांधी जी, जवाहर, कृपलानी आदि अनेक नेताओं को पत्र लिखे, किंतु उससे कोई लाभ न हुआ। अंत में सुभाष चंद्र बोस ने क्षुब्ध होकर अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या बात है गजानन भाई, आज कुछ उखड़े उखड़े लग रहे हो। अरे कुछ नहीं विश्वनाथ भाई, जो कुछ हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा, इसलिए मूड बहुत खराब है। चाय पियोगे? नहीं, अभी तो जहर का घूंट पी रहा हूँ। जहर मतलब? यही कि कांग्रेस में इन दिनों जिस तरह वैचारिक मतभेद पनप रहे हैं वो कुछ हितकारी नहीं लगते। अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी विचारधारा वालों ने वर्तमान नीतियों से चिढ़कर कांग्रेस सोशलिस्ट दल बना लिया। जयप्रकाश बाबू और आचार्य नरेंद्र देव उसका खूब प्रचार कर रहे हैं। तमाम बड़े शहरों में उसकी शाखाएं खुल रही हैं। अब सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा आ गया। हाँ, सुभाष चंद्र बोस के लिए तो हालात ऐसे पैदा किए गए गजानन भाई कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब उन्होंने भी कांग्रेस के भीतर एक नए दल की घोषणा कर दी है। नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की खबर पढ़ ली गजानन? हाँ, आओ सिद्धेश्वर भाई, आओ। अच्छा किया जो आ गए। ये गजानन है ना, इसका मूड आज बहुत खराब है। क्यों भाई, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने से? हाँ भाई, देखना, पहले कांग्रेस सोशलिस्ट दल बना, अब फॉरवर्ड ब्लॉक बना। अरे भाई, ये तो विचारों का खेल है। अब गांधी जी सोचते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान ना हो, परंतु नौजवान नेता तो उग्र विचारों के हैं, वो कुछ और सोचते हैं। पर इससे फायदा क्या होगा? भाई, राष्ट्रीय आंदोलन तो फिर भी चलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य तो सबका एक है। अब देखो, ये मैं अभी अभी आज का ये अखबार पढ़ कर आ रहा हूँ। तुम लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा। अरे, आज का अखबार आ गया क्या? हाँ, ये देखो, इसमें सुभाष चंद्र बोस का बयान छपा है और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की नीति स्पष्ट की है। अच्छा, जरा सुनाओ तो भाई, ये तो नई खबर है, सुनाओ तो। हाँ हाँ, सुभाष बाबू के विचार तो पता लगे। तो लो सुनो।
फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस के वामपंथी तत्वों को संगठित करके स्वतंत्रता संग्राम को एक निश्चित मोड़ दिया जाए। ये तो वही बात आ गई जो अभी अभी तुमने कही सिद्धेश्वर। लक्ष्य तो एक ही है ना। हाँ, तो सुभाष बोस ने अपने इस नए दल का 2 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया है। एक, युद्ध संबंधी उत्पादन को नष्ट करना। ठीक। और 2, ब्रिटिश शासन को कमजोर करना। वैसे कार्यक्रम तो ठीक ही लगता है। भाई सुभाष चंद्र बोस ने स्पष्ट कहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक गांधी जी के व्यक्तित्व और अहिंसात्मक असहयोग के सिद्धांत को पूरा सम्मान देता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मौजूदा हाईकमान कांग्रेस जनों को तानाशाही तरीके से संचालित करे। बड़ी साफ बात कही है सुभाष ने। अब जो काम किए जाएंगे उनका खुलासा सुनो। इसमें करदाताओं द्वारा कर ना देना, मजदूरों द्वारा हड़ताल, छात्रों द्वारा विध्वंसक कार्रवाई, महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ सहयोग जैसे कार्य शामिल हैं। हाँ, ये मुद्दे जरूर सोचने वाले हैं, क्योंकि इससे हिंसा बढ़ने और सरकार का दमन चक्र तेज होने का भी अंदेशा है। और सुनो, सुभाष बाबू ने देशवासियों से कहा है कि वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें, सरकारी प्रतिष्ठानों पर अधिकार कर लें, युद्ध संबंधी उत्पादन में लगे कारखानों, पुलिस थानों और जेलों को नुकसान पहुंचाएं। पर बात तो फिर भी हिंसा पर आकर ही टिकती है ना। लेकिन सुभाष बाबू का ये अपना नजरिया है। देखना यह है कि उग्रवादी नीतियां कामयाब होती हैं या अहिंसावादी नीतियां। भाई, देश में जैसा जोश है उसे देखकर क्रांतिकारी कार्यक्रम जोर भी पकड़ सकते हैं, लेकिन अहिंसा और शांति की नीति भी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। चलो, ताकत दोनों तरह के आंदोलनों में है, देखते हैं कौन सफल होता है। पहली सितंबर सन 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला करके यूरोप में युद्ध का बिगुल बजा दिया। तीन सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारत हालांकि नाजीवाद और फासीवाद के खिलाफ था और इस युद्ध में उसकी सहानुभूति मित्र राष्ट्रों के साथ थी, फिर भी वो अपने को अंग्रेजी साम्राज्यवाद का सहायक बनाए जाने के खिलाफ था। इसलिए ब्रिटिश सरकार के इस फैसले का सारे देश में विरोध हुआ और सरकार ने भी विरोध को बड़ी सख्ती से दबाना शुरू कर दिया। वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के नेताओं को मनाने के इरादे से बातचीत की, प्रलोभन दिए उन्हें और कुछ प्रस्ताव भी रखे, पर किसी भी तरह सहमति न हो सकी। कांग्रेस का मत था कि युद्ध में भारत तभी उपयोगी भूमिका निभा सकेगा जबकि वो पूर्ण स्वतंत्र हो, इसलिए पहले भारत को आजादी दी जाए। आखिर वाइसरॉय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करके युद्ध नीति लागू करने का हुक्म जारी कर दिया। प्रांतों में गठित मंत्रिमंडलों के अधिकार समाप्त कर दिए, नागरिक अधिकारों पर बंदिश लगा दी गई और लोगों को बिना किसी सुनवाई के जेल में डाला जाने लगा। इस पर एक बार फिर राष्ट्रीय आंदोलन भड़क उठा, जुलूस और सभाएं होने लगी और पुलिस का दमन चक्र चल पड़ा। सरकार की इस दमनपूर्ण नीति के विरोध में प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों ने इस्तीफे दे दिए। इसी समय ब्रिटिश संसद के द्वारा पास किए एक एक्ट ने आग में घी का काम किया। एक्ट ने भारत के वाइसरॉय को अधिकार दिया कि वो युद्ध के कुशल संचालन के लिए आवश्यक सामान और सेवाओं की सप्लाई कर सकता है। जो लोग इसका विरोध करें उन्हें वो जेल या मृत्युदंड दे सकता है। इस घोषणा के विरोध में 12 अक्टूबर 1939 को 90,000 मजदूरों ने युद्ध और साम्राज्यवाद के खिलाफ एक दिन का आंदोलन चलाया।
सारे देश में इस दिन आम हड़ताल रही और नारे गूंजते रहे। लाल झंडे की जीत हो, जीत हो। लाल झंडे की जीत हो, जीत हो। लाल झंडे की जीत हो, जीत हो। भारतीय आजादी अमर रहे। भारतीय आजादी अमर रहे। भारतीय आजादी अमर रहे। साम्राज्यवादी युद्ध का नाश हो, नाश हो। साम्राज्यवादी युद्ध का नाश हो, नाश हो। साम्राज्यवादी युद्ध का नाश हो, नाश हो। लो गजानन, जिसका अंदेशा था वो बात खुलकर सामने आ गई। क्या हुआ सिद्धेश्वर भाई? अभी अभी आपका संदेशा मिला तो अब मैं भी आ गया हूँ। कोई खास खबर है क्या? खबर तो है, तभी तो बुलाया है। अरे भाई, 19 और 20 मार्च को बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी खबर तो हम पढ़ ही चुके हैं। हाँ, उसमें जो पर्चे बांटे गए थे वो भी खबर पड़ी थी, और बात भी सही कही गई थी पर्चों में। ना एक पाई, ना एक भाई, ना कोई माल। वाह 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 गजानन वाह, तुमने तो कविता की तरह नारे याद कर लिए हैं। क्यों नहीं? हमारा कर्तव्य है कि ना हम युद्ध के लिए एक पाई देंगे, ना एक भी भाई फौज में भर्ती होगा, और न सेना के लिए सामान देंगे। मैंने तो इसका प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो अब ये भी जान लो कि रामगढ़ अधिवेशन में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। हर रोज खद्दर काटें और पहने, छुआछूत की भावना खत्म कर दे, कांग्रेस समिति अपने को सत्याग्रह समिति में बदल ले, और पूर्ण स्वतंत्रता ही कांग्रेस का उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक है, हम सब अब इसी विचार को लेकर काम करेंगे। मौलाना आजाद ने अपने अध्यक्ष पद से भी यही कहा था कि हमारी सफलता 3 बातों पर निर्भर करती है: एकता, अनुशासन और गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास। ठीक है, नेताओं की बात तो माननी ही है। और सुनो, उधर एक और बात हुई है। वो क्या? भारत की स्वतंत्रता के विरोधी और साम्राज्यवाद के पक्के समर्थक विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। उसने भारतीय मामलों का मंत्री मिस्टर एमरी को बनाया है। उसने एमरी से कहा है कि जल्दी या देर से तुम्हें गांधी जी, इंडियन कांग्रेस और उनके विचारों को अपने पैर तले कुचल देना होगा। अरे ये ब्रिटिश साम्राज्यवादी नेता और सोच भी क्या सकते हैं। लेकिन उधर युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार की मजबूरी और कांग्रेसी नेताओं के भारी दबाव को देखकर मुस्लिम लीग के नेता बहुत परेशान हैं। उनको डर है कि कहीं सरकार कांग्रेस की जनतांत्रिक मांगे स्वीकार ना कर ले। देखना, वो जरूर कोई पैंतरा खेलेंगे। खेलेंगे? आज ही खेल चुके हैं। खेल चुके हैं? हाँ? क्या खेल खेला है? 24 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था ना, उसमें यह प्रस्ताव पास किया गया कि सांप्रदायिक आधार पर देश का बंटवारा किया जाए। हाँ, और इस तरह प्रभुता संपन्न एक मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाए। यानी जिन्ना साहब ने पाकिस्तान की मांग खुले तौर पर रख दी, जिसका सबको अंदेशा था। बिल्कुल, और जिन्ना साहब ने तो खुले शब्दों में कहा कि मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, वो एक राष्ट्र हैं। उन्हें एक घर चाहिए, एक शासन क्षेत्र चाहिए और राज्य चाहिए। मैं कांग्रेस से यही कह रहा हूं कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को सिद्धांततः स्वीकार कर ले, बाकी बातें बाद में तय हो जाएंगी। नहीं सिद्धेश्वर भाई, हमारे नेताओं को यह प्रस्ताव कभी नहीं मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। गजानन भाई, वो तो नहीं मानेंगे, पर ये चिंगारी तो ब्रिटिश सरकार की लगाई है ना, और वो उसको इस वक्त हवा दे रही है। कारण ये है कि कांग्रेस के फैसले से वो घबरा गई है। ब्रिटिश सरकार की चाल ये थी कि खुद बच निकले और भारत को युद्ध में झोंक दे। इसीलिए उसने मुस्लिम लीग को हवा दी। पर मुस्लिम लीग ने विचार तो ले लिया, बदले में सरकार को ठेंगा दिखा दिया कि हम तुम्हारा साथ इस मामले में नहीं देंगे। ये तो सरासर सारा राजनीति चक्र है। लेकिन अपने नेता क्या कहते हैं? अपने नेताओं ने यह प्रस्ताव दिया है कि ब्रिटिश सरकार भारत में एक केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार स्थापित करे और भारत को आजादी दे दी जाए, तो भारत इस युद्ध में मदद कर सकता है। इसको सरकार ने नहीं माना है। वो तो भारत को युद्ध में झोंकने के लिए कमर कस चुकी है। जो भी हो सिद्धेश्वर भाई, एक बात तो साफ है कि अपना देश इस वक्त बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। हाँ, और हमारे नेता अपने मतभेद भुलाकर सावधानी से एकजुट होकर चले। सो तो है, देखो क्या होता है। देखो।
कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने जो केंद्रीय राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने का समझौतावादी प्रस्ताव रखा था, सुभाष चंद्र बोस उसके खिलाफ थे। उन्होंने इसके विरोध में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया। इस पर उन पर कांग्रेस ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की। सुभाष को सभी पदों से हटाकर सिर्फ एक साधारण सदस्य ही रहने दिया गया। इससे सुभाष समर्थकों में और ज्यादा असंतोष फैल गया। ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके युद्ध विरोधी विचारों के कारण गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस पर सुभाष ने जेल में उपवास शुरू कर दिया। आखिर मजबूर होकर सरकार ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया, लेकिन वो अपने घर में ही नजरबंद कर दिए गए। उनके घर पर पुलिस का पहरा रहने लगा। गांधी जी ने अंततः सीमित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का फैसला किया ताकि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की बात माने और भारत को आजादी दे। गांधी जी ने कहा था, हिंदुस्तान के लड़ाई में घसीटे जाने का प्रत्येक नर नारी को व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। वे खुलेआम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और इसके लिए अपनी गिरफ्तारी दें। इस आंदोलन में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे, लेकिन सत्याग्रह शुरू होने से पहले ही सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सत्रह अक्टूबर 1940 को वर्धा से 8 किलोमीटर दूर स्थित पवनार गांव में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया। 21 अक्टूबर को उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद तो देश के नेताओं ने गिरफ्तारियां देने का तांता लगा दिया। सरदार पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, मौलाना आजाद, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, एस सत्यमूर्ति आदि तमाम नेता जेल में बंद हो गए। जनता भी भारी संख्या में गिरफ्तारियां दे रही थी। हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही वाक्य था, इस लड़ाई में मदद देना हराम है। इस आंदोलन में 25,000 लोग जेल गए थे। 17 जनवरी 1941 आधी रात के समय पुलिस और अफसरों की निगाहों में धूल झोंककर सुभाष चंद्र बोस एक पठान के वेश में घर से निकल गए। वो सीधे पेशावर गए और वहां से मॉस्को पहुंचे। सुभाष चंद्र बोस के इस तरह निकल जाने से ब्रिटिश सरकार भौचक रह गई। सुभाष चंद्र बोस मॉस्को से जर्मनी आ गए क्योंकि जर्मनी उस वक्त ब्रिटेन का शत्रु था। जर्मनी में सुभाष बोस ने आजाद हिंद संघ की स्थापना के साथ ही आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रचार शुरू कर दिया। कांग्रेस के सामने एक विकट समस्या आ खड़ी हुई। भारत पर जापानी हमले का खतरा तो बढ़ ही रहा था। 7 दिसंबर 1941 को जापान जब युद्ध में कूद पड़ा तो चिंता और बढ़ गई। गांधी जी का विचार था कि विदेशी हमलावरों का मुकाबला अहिंसा पर अटल रहते हुए ही किया जाए, परंतु कांग्रेस के नेताओं ने उनकी अहिंसावादी नीति का विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने युद्ध के समय अहिंसक नीति अपनाने का विरोध करते हुए कहा था, देश में महात्मा जी के अहिंसा संबंधी तथा आर्थिक सिद्धांतों को पूरी तरह मानने वाले बहुत कम लोग हैं। अहिंसात्मक नीति के विरोध में कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देते हुए कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने कहा था, हमारे जीवन, घर और मंदिर पर आतताई आक्रमण करें तो भी हमें जवाब न देकर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। यदि अहिंसा का ये अभिप्राय है तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैं अहिंसावादी नहीं हूं। इस तरह के विरोधों के कारण 15 दिसंबर 1941 को गांधी जी ने आंदोलन के नेतृत्व से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने भी उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर एक तरह से आंदोलन वापस ले लिया। उधर सरकार ने भी राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया।
जापान की सेनाएं सिंगापुर तक पहुंच चुकी थीं और 70,000 ब्रिटिश सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। सिंगापुर से भारत कितनी दूर है, ये सोचकर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की नींद हराम हो गई। भारत की जनता तो तैयार बैठी थी कि मौका मिले और वो ब्रिटिश शासन का तख्ता उलट दे। ये सोचकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल हिल उठा था। 11 मार्च 1942 को उसने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहा, जापानियों के लगातार आगे बढ़ने से भारत के लिए जो खतरा पैदा हो गया है, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जापानी हमले से भारत की रक्षा करने के लिए वहां के सभी वर्गों को संगठित किया जाए। इसलिए भारत की राजनीतिक और वैधानिक समस्याओं को हल करने के लिए मैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रहा हूं। सिद्धेश्वर भाई, तुमने और विश्वनाथ भाई ने तो सत्याग्रह आंदोलन में जेल जाकर अपना जीवन सार्थक कर लिया, पर मैं कुछ भी न कर सका। ओहो गजानन, तुम गलत सोचते हो। इस वक्त देश में जो जहां जिस मोर्चे पर है सिपाही है। वो तो कहो कि आंदोलन समाप्त हो गया। हाँ, वरना अगला जत्था लेकर तुम्हें ही गिरफ्तारी देनी पड़ती। फिर अभी तो स्वतंत्रता संग्राम चल ही रहा है। हमें अपनी कमर कसे रहनी है। ये तो विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश हुकूमत थोड़ा नरम पड़ी है, पर भारत को आजादी देने की बात तो अभी नहीं कर रही है ना। हाँ, पर ये क्रिप्स साहब का क्या चक्कर है? अरे भाई, स्टैफोर्ड क्रिप्स पहले भी भारत आ चुका है। वैसे उसके बारे में लोगों का ख्याल यही रहा है कि वो स्वतंत्र और उदार विचारों वाला इंसान है। इसलिए भारत के नेता ये सोच रहे हैं कि क्रिप्स महोदय भारत के शुभचिंतकों में से हैं। उनकी कई भारतीय नेताओं से दोस्ती भी है, इसलिए सब यही उम्मीद लगाए हैं कि क्रिप्स महोदय भारत की समस्याओं का कोई ना कोई हल निकाल कर ही जाएंगे। तो ठीक है सिद्धेश्वर भाई, पर ये मत भूलो कि इस वक्त उनको चर्चिल साहब ने अपना इरादा सीधा करने के लिए भेजा है। हाँ, सो तो है। देखो क्या करते हैं क्रिप्स महोदय। ये सब तो ठीक है, पर जेल में कैसी कटी ये तो बताओ। भाई बाकी बातें तो फुर्सत में बताएंगे गजानन, पर इतना समझ लो कि देश में इस वक्त राष्ट्रीयता की ऐसी लहर आई है कि हर कोई कुछ भी करने को तैयार है। बस उसे तो आजादी चाहिए। बिल्कुल। तेईस मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स भारत आए। उन्होंने 20 दिन तक भारत के नेताओं से बातचीत की और फिर कुछ प्रस्ताव पेश किए। दरअसल क्रिप्स इस मिशन को लेकर आए थे कि भारतीयों को आश्वासन देकर उन्हें युद्ध में शामिल होने के लिए मना लेंगे, लेकिन भारतीय नेताओं ने उनके प्रस्तावों को नामंजूर कर दिया। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में कहा था, क्रिप्स के प्रस्ताव भविष्य की तारीख वाला एक ऐसा चेक है जिसका बैंक फेल होने जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे पुराने मित्र क्रिप्स साहब शैतान के वकील बनकर आए हैं। क्रिप्स प्रस्ताव को सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को वापस ले लिया। जनता के सामने यह स्पष्ट हो गया था कि क्रिप्स मिशन का सारा तमाशा भारतीयों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास भर था। क्रिप्स के प्रस्तावों की असफलता का नतीजा यह हुआ कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश शासन के बीच की खाई और गहरी हो गई। असंतोष की लहर फिर चल पड़ी और इसी के साथ चला अंग्रेजों का दमन चक्र। मातृभूमि की बलिवेदी पर हंसते हंसते मातृभूमि
विधि पर हंसते हंसते चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, चढ़ा गए जो शीश वीर बलिदानी, छाती पर लिख गए वो ही काल की आजादी की अमर कहानी, आजादी की अमर कहानी। स्वाधीनता की अमर गाथा। अभी आप देश की स्वाधीनता के लिए किए गए त्याग, बलिदान और संघर्ष की अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों पर केंद्रित हमारे इस विशेष धारावाहिक की 19वीं कड़ी सुन रहे थे। लेखक थे डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे और निर्देशक थे वीरेन मुंशी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे बनवारी तनेजा, SM जहीर, कीमती आनंद, सुभाष गुप्ता, मनोज भटनागर, मुनीश, मोहनलाल शर्मा, S रालते और शोभना जगदीश। कल इसी समय इस धारावाहिक की 20वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी।